अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि खावर मानेका ने कल पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम बर्पा कर दिया जब उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। खैर, इंकशाफात तो ये इनमें से बहुत सारे पहले भी हो चुके हैं। बात कर लेते हैं एक एक करके इन इंकशाफात के बारे में और इनके पीछे खावर मानेका साहब का क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं, खावर मानेका साहब ने ये फरमाया कि उनकी बीवी का जो निकाह था इमरान खान साहब के साथ वो इद्दत के दौरान ही हो गया। ये वो खबर है जिसके बारे में जो मुफ्ती हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था वो बहुत अरसा पहले ही ये बात जावेद चौधरी साहब को बता चुके हैं। जावेद चौधरी साहब इसके ऊपर दर्जनों कॉलम लिख चुके हैं। और अगर आप लोगों को मालूम होगा तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास एक लोअर कोर्ट के अंदर केस भी इस बारे में इमरान खान साहब पर उनकी बेगम पर चल रहा है कि उन्होंने जो तलाक का टाइम पीरियड था उससे पहले, यानी कि जो इद्दत का उनका टाइम था उसी के अंदर दूसरा निकाह कर लिया था और दोनों को पता था और ये शरई तौर पर तो गुनाह है ही है। पाकिस्तान के कानून के तहत भी इसकी सज़ा मौजूद है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि खावर मानेका साहब जो हैं ये तमाम जो बातें हैं आज तकरीबन 5-7 साल गुजर गए हैं। ये 2017 का निकाह की बात है। 2017 और 18 के दरमियानी जो साल ख़त्म हो रहा था 2018-17 का और 2018 शुरू हो रहा था जब इमरान खान साहब का निकाह हुआ बुशरा बीबी से। तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अरसा इसको गुजर चुका है, 6ठा साल शुरू होने वाला है। ये कौन सा वक्त है? खावर मानेका साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बातें हैं? इसके अलावा खावर मानेका साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी बताया कि इमरान खान साहब का उनके घर में आना जाना था जिसको खावर मानेका साहब पसंद नहीं करते थे और खावर मानेका साहब ने एक बार अपने मुलाजिम से कहकर इमरान खान साहब को घर से बाहर भी धक्के देकर निकलवा दिया था। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब के साथ जो खावर मानेका साहब का ये सलूक था ये यकीनन इमरान खान साहब का बुशरा बीबी से जो निकाह था उससे पहले का था, तो उसके बाद जो खावर मानेका साहब हैं वो इमरान खान के साथ चिपके क्यों रहे? इस सवाल का जवाब खावर मानेका साहब जो है वो नहीं दे सके। उसके अलावा यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि पंजाब के अंदर जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, बुज़दार दौरे हुकूमत में लूट मार करप्शन का बाजार गर्म था, उसके बारे में खावर मानेका साहब कहते हैं कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो सब कुछ फ़र्क होगी। उनका मियाँ जो है एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी मिलकर चला रहे थे और साथ उसके अंदर ऑब्वियसली जो हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, वो भी शामिल थे। खावर मानेका साहब ने हाथ खड़े कर लिए हैं, बड़ा क्लियरली कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, जबकि हकायक जो हकीकत है या हकायक हैं वो इसके बरक्स है। सबसे सच्ची बात यह है कि खावर मानेका साहब उस वक्त जो लेन देन के मामला थे उसमें सबसे आगे थे। खावर मानेका साहब ही नहीं, उनके बेटे भी। खावर मानेका साहब ने अपने बेटों को बड़ा मासूम बताया कि एक तो पाकिस्तान में रहता है और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है और दूसरा दुबई में कोई नौकरी करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन दिनों 2018 के बाद से खावर मानेका साहब का पूरा ख़ानदान पंजाब पर हुकूमत कर रहा था। उनके बेटे जो थे वो एसपीज़, डीसीपी के लेवल पर बात नहीं करते थे, वो चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते थे, वो आईजी को फ़ोन करते थे। उनका लेवल इस हद तक पहुंच चुका था। हैरत की बात यह है कि खावर मानेका साहब ने जिस शख्स को सख्त नापसंद किया क्योंकि वो उनकी बीवी को बकौल उनके वरगला कर उनके साथ तलाक पर आमादा किया, क्योंकि खावर मानेका साहब का कहना है कि उनकी अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी। फ़रा उसमें पैगाम लेकर आई इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से कि बुशरा बीबी आपसे तलाक मांग रही हैं और फ़रा के थ्रू ही सारा जो तलाक का प्रोसेस था खावर मानेका साहब का वो हुआ। इसके बारे में खावर मानेका साहब ये कहते हैं कि फ़रा ने बाद रज़ा उनसे कहा कि वो तलाक की डेट भी तब्दील कर दें क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि इद्दत के अंदर एक निकाह हो चुका है जो बाद में मसाइल का सबब बन सकता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि खावर मानेका साहब जो हैं इस सब के बावजूद भी जो कुछ उनके साथ हुआ बकौल उनके कि वो इसमें मजलूम हैं, उनकी जो बेगम है उनको को वरगला कर ले गया, उनका जो मुरीद बना था जो अपने पीर को निकाल कर ले गया घर से, ये तमाम बातों के अंदर खावर जो मानेका साहब हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनकी मासूमियत पर यकीन कर लें। असल में इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है उनके दरमियान मामला जो भी थे, उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर पर्सनल मैटर्स को बाहर ले आया जाता है और लोग मिसालें देते हैं दुनिया भर के ममालिक की कि वहाँ पर भी कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती। सियासतदानों की एवरीथिंग दैट पॉलिटिशियंस डू इज़ पब्लिक। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो गुफ्तगू कल खावर मानेका साहब ने की ये उनको टेलीविज़न पर आकर नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसके बाद उनके अपने कैरेक्टर पर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं। उनके कैरेक्टर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग उंगलियाँ उठाएंगे और पूछेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि तमाम बातें कह रहा है, जो मजलूम बन रहा है, उसके बावजूद वो शख्स सिर्फ पैसे के मुनाफे के लालच के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में नत्थी रहा बुशरा बीबी के साथ और तमाम जो हुकूमती ओहदेदारान थे, जो हुकूमती मशीनरी थी, एहलकार थे, उनके साथ नत्थी होकर रहा क्योंकि वो पैसे बनाना चाहता था। बावजूद इसके कि उसका ये क्लेम है कि उसकी जो बीवी है उसकी शादी में होते हुए ही इमरान खान से रात भर फ़ोन पर गुफ्तगू करती थी, जिसके बारे में खावर मानेका ने कहा कि मैंने अपनी बेगम से बारहा कहा कि मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, सारी रात इमरान खान से गुफ्तगू मत किया करो, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद फ़रा बीबी ने उनके लिए किसी
मोबाइल फ़ोन का बंदोबस्त कर दिया, जिसके बाद वो छुप छुप कर बातें करने लगे। खावर मानिका साहब जो हैं, उन्होंने ये जो कुछ गुफ्तगू की है, जो कुछ बातें की हैं कल खशाद खानज़दा के प्रोग्राम में, इससे हमें एक बात तो साफ अंदाज में ज़ाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपना मुफाद देखते हैं, अपने मुफाद के लिए कुछ भी कह देते हैं। आज खावर साहब का मुफाद ये है कि इमरान खान साहब और उनकी बेगम के खिलाफ बयान दे दिया जाए, तो वो खुलकर बयान देने आ गए। पिछले 6-7 साल जो उन्होंने अयाशियाँ की पंजाब के अंदर, वो कभी मत नहीं कर सकते अगर बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी ना हुई होती और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान न बन चुके होते। तो अब वक्त आ गया है कि हमें स्याह और सफ़ेद में फ़र्क करना होगा, स्याह को स्याह कहना होगा, सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं वो देकर इमरान खान पर हमले जो किए जा रहे हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकते। इमरान खान साहब के ऊपर और बहुत सारे मसाइल हैं, इमरान खान साहब के और बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिनके ऊपर उनको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उनका और उनकी बीवी का क्या मामला था, उन्होंने किस तरीके से किया, ये एक ऐसा मामला है जिस पर अगर हम पर्दा ही डला रहने दें तो बहुत अच्छा होगा। और मेरा खावर साहब को भी यही मशवरा है कि एक इंटरव्यू तो आपने दे दिया है, अब मेरा ख्याल है इसी इंटरव्यू पर इत्तफाक करें, मज़ीद इंटरव्यूज़ की जानिब मत जाएँ और आपसे जो कुछ काम करवाने के लिए कहा जा रहा है या जो कुछ आप काम करना चाहते हैं इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो तो आप करेंगे, वो हमारे कहने से तो आप बाज नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम इस किस्म के इंटरव्यूज़ देकर ना खुद अपने लिए शर्मिंदगी का बायस बने, ना दूसरों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनाएं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास में सरदार तारिक मसूद जो हैं उनके ऊपर जो रेफरेंस है उसको खारिज कर दिया गया और जो वकील थे उन्होंने जो उनके रेफरेंस से मुतल्लिक गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर की, उसके बारे में उस वकील साहब को नोटिस जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि उनको फाइन भी हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 2 जजेस के खिलाफ एक ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस थे। एक जो जज हैं वो सरदार तारिक थे, दूसरे जज जो हैं वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं। एक का फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ौरन कर दिया, उठाकर बाहर फेंक दिया रेफरेंस को, कहा कि ये रेफरेंस जो है ये मतलब मेंटेनेबल नहीं है, इसको हम आगे परसू नहीं कर सकते। जबकि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी दिए गए हैं, उनको कहा भी गया है कि वो अपना जवाब जमा कराएं और सारा कुछ। और उसके बाद जो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हटकर, और वो वहाँ जाकर कह रहे हैं कि उनके साथी जजेस जो हैं उनकी मदद करें। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो जजेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का कुछ प्रोसेस होना चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी चूँकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ये डिमांड करती है कि वो कोई और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेट दूसरे जो इदारे हैं वो ना करें, बल्कि जुडिशरी खुद ही करे। लेकिन जुडिशरी जो है इस किस्म के मामलात को किस तरीके से हैंडल करती है ये बहुत अहम है। अगर सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था तो ये अच्छी बात है कि उनके खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कोई बायस्ड फैसले हो रहे हैं अदालत की तरफ से या अदलिया की तरफ से। और चूँकि जस्टिस तारिक साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ग्रुप के बंदे हैं तो इसलिए उनको रिलीफ मिल गया, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब चूँकि बंदयाल साहब के बंदे थे और उनको वो लेकर आए थे और वो उनके ग्रुप का हिस्सा थे, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। हमारी उम्मीद यही है कि जो भी है अदल और इंसाफ का पैमाना है वो सबके लिए एक जैसा होगा। अगर तो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कोई गुनाह किए हैं, अगर उनको सज़ा देनी या जाना बनती है तो उनको सज़ा दी जाएगी, वरना उनको रिलीफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सारे और भी मामलात के अंदर फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो सज़ा दी थी उसकी मुअत्तली के खिलाफ जो अपील दायर हुई भी थी, यानी कि उसको मुअत्तल करने के लिए अपील दायर हुई थी, उसका केस को भी टेकअप किया हुआ है। अब वहाँ पर सवाल ये है कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील हैं उनको मुख्तलिफ बातों के लिए उनकी फैमिली से बात करने की ज़रूरत पड़ती है और अभी तक उनकी फैमिली से उनका रब्ता नहीं हो पाया। तो आज भी जो केस की समाअत थी उसके अंदर अदालत ने उनको वक्त दिया है कि वो दोबारा जाकर जाएँ और जाकर उनसे गुफ्तगू कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर फैज़ाबाद धरना केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद कहते थे कि वो सियासी मामलात से सुप्रीम कोर्ट को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तमाम के तमाम सियासी मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस होंगे। कुछ ऐसे सियासी मामलात भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हो रहे बल्कि ड्राइंग रूम्स में डिस्कस हो रहे हैं और सियासत की चालें चली जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब और बलूचिस्तान में नाकामी के बाद एक नई पॉलिसी अपना ली है। उनकी नई पॉलिसी ये है कि उन्होंने अब कॉन्सनट्रेट करना शुरू कर दिया है अर्बन सिंध पर, और अर्बन सिंध में भी स्पेशली कराची के ऊपर। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम हालात में कई दहाइयों से इस कदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि कराची की जो अर्बन एरियाज़ हैं और इवन सिंध के दूसरे अर्बन एरियाज़ हैदराबाद हो गए और दूसरे हो गए, वहाँ पर एमक्यूएम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, एमक्यूएम का बहुत वोट बैंक था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन आया उसके अंदर हमने देखा कि एमक्यूएम की जो पावर थी कराची के अंदर या उनका जो होल्ड था कराची के अंदर वो काफ़ी हद तक वीक हो गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्जनों के हिसाब से कराची की सीटें उनसे छीन कर ले गई। अब आने वाले इलेक्शन के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वॉइड पैदा हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ेगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट की वो सपोर्ट हासिल होगी जो 2018 में हासिल थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिसाब लगाया है कि कौमी असम्बली की तकरीबन 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जो कराची से निकाली जा सकती हैं, आसानी से निकाली जा सकती हैं, अगर एमक्यूएम के लोगों को अपनी तरफ
बुला लिया जाए। और ये जो सिलसिला है कराची के अंदर ये शुरू हो चुका हुआ है। आज से चंद रोज़ कबल भी कराची के जो एमपी थे एमक्यूएम के, वो पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कल जो है ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब अपने कुछ साथियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब तक तकरीबन 40 के करीब एमक्यूएम के सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि कराची से सीटें निकाली जाएँ ताकि उनके पास इतनी सीटें हो सकें कि अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट आए तो उसमें वो अपना जो भाव ताव है, यानी कि जो अपने लिए कुछ जो चीज़ें उन्होंने हासिल करनी है वो ज़्यादा ले सकें। और वो ये कर भी सकते हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले अरसे में जब इमरान खान साहब ने तकरीबन 7 कौमी असम्बली से के इंस्टीट्यूशन से मुल्क भर से इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें कौमी असम्बली की सीट कराची की थी जहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक लीडर से हार गए थे इलेक्शन। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में कम बैक कर सकती है अगर वो वहाँ पर मेहनत करे। और कराची में ऐसा फील हो रहा है कि सईद गनी और जो दूसरे साथी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी कोशिश यही है कि कराची से भी अब सीटें निकाली जाएँ, क्योंकि और जो सिंध है इंटीरियर, उसके अंदर भी लग ऐसा रहा है कि जीडीए और दीगर सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने जा रही है सिंध में। तो पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत बचाने के लिए, पीपल्स पार्टी को आने वाली हुकूमत जो है उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए कराची की सीटों की जरूरत है। और कराची के अंदर पीपल्स पार्टी पहुंच चुकी है। और अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, बहुत अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद पहली मरतबा ऐसा होगा कि कराची के जो अर्बन एरियाज़ हैं और सिंध के दीगर अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की आपको नुमाइंदगी देखने को मिलेगी जो आज से पहले गायब हो चुकी थी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।